नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। हमने अपने सोशियोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो हमारे सिलेबस के अनुसार 2022-23 में दिया गया है उसे हम पढ़ रहे थे और जिसका मैंने पार्ट 1 वीडियो जो है आपको अपलोड कर दिया था और आज हम पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो जाके पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप उस पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको ये पार्ट 2 वीडियो समझने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ लिया था कि जनसांख्यिकी क्या है, किस प्रकार से जनसांख्यिकी का जो सिद्धांत दिया गया थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा उसका किस प्रकार से विरोध किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। और वो चीज़ जो मैंने पढ़ाया था आपको रॉबर्ट माल्थस वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वो लगभग समझ लीजिए जो पेपर में आपको कहीं ना कहीं से उसमें से सवाल ज़रूर ही आने वाला है, तो इसलिए आप उसको ज़रूर से समझ लें। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो किस प्रकार से जनसांख्यिकी में जो मृत्यु दर होता है, जन्म दर होता है, प्रतिस्थापन प्रजनन दर, उसके बाद बाकी जितने भी प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर, जितने भी दर वाले जो चीज़ें होती है उन सब के बारे में मैं आपको इस पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है पॉइंट वो है जन्म दर। जन्म दर क्या है? जन्म दर होता है प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर जन्मे बच्चों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जन्म दर। मतलब प्रत्येक वर्ष जो 1000 व्यक्ति होते हैं तो उन पर कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, नए बच्चों का, उसी को हम क्या कहते हैं? जन्म दर। और मृत्यु दर सेम टू सेम जन्म दर की तरह है, बस वहाँ पर बच्चों का जन्म हो रहा था और यहाँ पर क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। इसमें बच्चे भी आते हैं, जवान भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, सब आते हैं। लेकिन जन्म दर में तो सिर्फ बच्चे ही आएंगे, क्योंकि जन्म तो बच्चे ही लेते हैं। तो मृत्यु दर क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर मृत व्यक्तियों की संख्या, मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। उसके बाद प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है? जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का अंतर। जब यह अंतर शून्य या कम हो जाता है तब हम यह कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई या प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है। मतलब प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है? जब जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है, इनका अंतर बिल्कुल शून्य हो। क्योंकि प्राकृतिक वृद्धि इसमें क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो मरता है तो किसी को पता नहीं होता है कि वो कब मरने वाला है। लेकिन जन्म दर में हमें पता है कि जब हम प्रजनन कार्य करेंगे ही नहीं तो फिर बच्चा जन्म लेगा कैसे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रतिस्थापन स्तर। तो यह एक ऐसी अवस्था है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। मतलब जन्म लेने वाला और मरने वाले व्यक्तियों के बीच का अंतर जब बिल्कुल शून्य हो, जैसे कि मान लीजिए 1000 व्यक्तियों में, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों मान लीजिए 800 बच्चे जन्म ले रहे हैं और प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर मान लीजिए 800 बंदे मर रहे हैं, तो क्या हुआ? दोनों का अंतर, जितना जन्म ले रहे उतने मर गए, तो क्या हुआ? दोनों का अंतर बिल्कुल शून्य हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। चलिए अब कुछ उदाहरणों की मदद से हम इसको और अच्छे से समझने का काम करते हैं। जैसे भारत में केरल की कुल प्रजनन दरें वास्तव में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। मतलब भारत में क्या है? केरल की कुल प्रजनन दरें जो है प्रतिस्थापन स्तर से भी नीचे, मतलब शून्य से भी नीचे हो गया, वो माइनस में चला गया वो। अथवा हिमाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र की प्रजनन दरें प्रतिस्थापन स्तर के बिल्कुल बराबर है, जीरो है। जितने जन्म लेते हैं उतने ही लगभग मर भी जाते हैं। और बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो प्रतिस्थापन स्तर से भी ऊपर है, मतलब वो जीरो से ऊपर जा चुके हैं। अब इन राज्यों में इन विभिन्नताओं का कारण जो है वो आपका
या तो ज़्यादा ही शिक्षित हो गए हैं लोग और उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, या फिर लोगों का शिक्षित होना भी इसका कारण माना गया है। अब प्रजनन दर क्या होता है? बच्चे पैदा कर सकने की आयु कब होती है? 15 से 49 वर्ष। तो आप ये इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर में ये प्रश्न आपका आ सकता है कि बच्चा पैदा करने का जो आयु होता है वो होता है 15 से 49 वर्ष का। इसमें क्या हुआ कहते हैं प्रजनन दर में कि स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 1000 स्त्रियों के पीछे जो जितने भी जीवित बच्चे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रजनन दर कहते हैं। प्रजनन दर को समझने के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जिसका नाम है शिशु मृत्यु दर क्या होता है। तो शिशु मृत्यु दर उसे कहते हैं कि जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत बच्चों की संख्या को हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। तो जो भी बच्चा 1 वर्ष की आयु के अंदर अगर वो मर जाता है तो उसे शिशु मृत्यु दर के अंदर काउंट किया जाता है। तो अगर 1000 बच्चे जीवित पैदा हो रहे हैं और उसमें से जितने बच्चे 1 वर्ष से पहले मर जा रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। जैसे कि अगर मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 10 बच्चे जो है आगे चल करके 1 साल होने से पहले जो है अगर वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। अब अगला पॉइंट है मातृ मृत्यु दर क्या होता है? मातृ मृत्यु दर, तो इसे हम कहते हैं कि 1000 शिशु जन्मों पर जन्म देकर मरने वाली महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? मातृ मृत्यु दर। तो 1000 शिशु, जैसे कि मान लीजिए कोई माँ जन्म दी, 1000 महिलाओं ने क्या करा? बच्चों को जन्म दिया, शिशुओं को जन्म दिया, और जन्म देने के तुरंत बाद क्या होता है? उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मातृ मृत्यु दर। जैसे कि मान लिया 1000 महिलाओं प्रेग्नेंट थी, अब उनके बच्चे जन्म लिए और उन 1000 में से मान लीजिए 10 माएँ ऐसी थी जिनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो क्या होगा? उस 1000 10/1000 हो जाएगा। तो 10 बंदे मर गए, तो वो 1000 में से क्या थे? 10 महिलाएं मर गई। अब लिंग अनुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। कि मतलब किसी एरिया में जैसे कि मान लीजिए 1000 पुरुष हैं, अब वहाँ पर उस 1000 पुरुष के सामने कितनी लड़कियां हैं, जो वहाँ पर स्त्रियां जो वहाँ पर हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग अनुपात। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? लिंग अनुपात। जैसे कि अभी करंट में जो अभी सर्वे हुआ था उसमें ये कहा गया है कि अब पुरुषों की संख्या जो है महिलाओं की संख्या से प्रत्येक 1000 में पुरुषों की संख्या कम हो गई है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं की संख्या थी। अब अगला पॉइंट है हमारा जनसंख्या की आयु संरचना क्या होती है? कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात। मतलब जनसंख्या की आयु संरचना ये है कि कुल जनसंख्या, टोटल पूरे देश की जनसंख्या, अब उसमें से एवरेज निकाला जाता है कि कितने लोग जो हैं कितने साल तक जी रहे हैं, कितने समय तक मतलब वो जी रहे हैं। जैसे कि भारत का जो अभी जो जनसंख्या की आयु संरचना के अनुसार जो है लगभग 60 से 70 वर्ष के बीच में जो है जनसंख्या की आयु संरचना मानी जाती है। अब प्राश्रितता अनुपात क्या होता है? जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित है। जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित है, मतलब किसी ना किसी पर आश्रित जो अनुपात, जो मतलब किसी के वहाँ जो काम करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्राश्रितता अनुपात। प्राश्रितता मतलब इसमें शब्द में ही छुपा हुआ है कि किसी पर आश्रित जनसंख्या को हम क्या कहते हैं? प्राश्रितता अनुपात। इसमें कार्यशील वर्ग होता है, 15 से 64 वर्ष की आयु वाले होते हैं, बच्चे और बुजुर्ग प्राश्रित होते हैं। मतलब जो 15 से कम वाले हैं और 64 साल से ऊपर के हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राश्रित कहते हैं। तो 15 से 64 वर्ष के जो लोग हैं वो क्या है? प्राश्रित अनुपात हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो खुद तो काम कर नहीं सकते हैं, किसी न किसी पर उन्हें आश्रित रहना पड़ता है। ये जो प्राश्रित
प्रासृता अनुपात जो है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है 15 से 64 वर्ष की आयु जो है ये आपका पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रासृत अनुपात में किन्हें रखा गया है। तो बच्चे और बुजुर्गों को रखा गया है। तो इसे आप ज़रूर याद कर लें, इसे हल्के में ना लें आपका, क्योंकि एक एक नंबर जो है आपके रिजल्ट का आपका सुधारने में नींव रखेगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो जो है आपको आसानी से आपको मिल सके। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने इस चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।